नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं जीविकोपार्जन से जुड़े विविध व्यवसायों की, जिसमें बातें करते हैं आर्थिक विकास से जुड़ी। आज के कार्यक्रम की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही बातें होंगी, कुछ नए विषय होंगे, कुछ नए विशेषज्ञ होंगे। लेकिन पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं नम्रता। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार द्वारा स्वदेशी उत्पादित वस्तुओं को दिया जा रहा प्रोत्साहन। बरसात के मौसम के बाद पशुओं का रखें खास ख्याल। किसानों के लिए बेहद उपयोगी माउंट हैरो डिस्क। खाद्य ग्राम उद्योग आयोग ने किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजना चला रही है। पिछले दिनों बामेती परिसर में खादी ग्राम उद्योग द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी में आए खादी ग्राम उद्योग आयोग के निदेशक डॉक्टर हनीफ मेवाती ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं किसानों के लिए काम कर रही हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है ये खादी और ग्रामोद्योग जैसे इसका नाम ही है, तो ग्रामोद्योग जितने भी होते हैं उसमें जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं, जितने भी खाद्यान्न हों, चाहे जो उद्यानिकी फसलें हैं उनसे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनके प्रसंस्करण की या उनमें वैल्यू एडिशन की जब कभी भी कोई बात होती है तो उसमें बहुत बड़े एक संख्या में स्वरोजगार उत्पन्न होता है। और इसी के लिए हमारी बहुत सारी योजना है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, जो कि इसको सपोर्ट करती हैं इसके आगे आय वर्धन के लिए। पशुपालक भाई बहनों, बरसात के मौसम के बाद अपने पशुओं की देखभाल विशेष रूप से करें, क्योंकि विभिन्न रोगों के होने की संभावना बनी रहती है। इससे बचाव के लिए HSV-Q का टीका अवश्य लगवाएं। इस विषयों पर विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार। इसमें बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको चाहिए कि जो भी पशु रखे हुए हैं प्रयास करें कि जितना हो सकता है पशु को ऊंचे जगह पर रखें, जहाँ पे जल का मात्रा जो है नहीं हो, सूखा जगह हो वहाँ पे रखें। और चारा जो है वो सूखा जितना हो सकता है वो खिलाने का प्रयास करें, क्योंकि जो भीगा हुआ चारा या पुआल जो होता है वो ज़्यादा समय तक रखने पर उसमें एक तरह का फफूंद लग जाता है, जिससे कि आपका डेगनाला रोग नाम की बीमारी होती है। किसान भाई बहनों, धान की फसल में बालियां आने लगी हैं। ऐसे में बरसात को ध्यान में रखते हुए कीट व्याधि का प्रबंधन बेहद जरूरी है। जैसे कि इस समय में शीत ब्लाइट रोगों का प्रकोप आमतौर पर देखा जा सकता है। इससे धान के पौधे ऊपरी तना गलने लगता है। इसकी रोकथाम बेहद जरूरी है, अन्यथा फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। किसान भाई बहनों, अगर आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो अच्छे उत्पादन लेने के लिए आप उसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इन किस्मों का चुनाव आप अपने क्षेत्र और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बैगन की खेती अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में प्रमुख सब्जी की फसल के रूप में की जाती है। बिहार राज्य में भी इसकी खेती सब्जियों में प्रमुख रूप से होती है। पौष्टिकता की दृष्टि से इसे टमाटर के समकक्ष समझा जाता है। बैगन की हरी पत्तियों में विटामिन सी पाया गया है। इसके बीज सूक्षावर्धक होते हैं तथा पत्तियां मंदाग्नि व कब्ज में फ़ायदा पहुंचाती है। उत्पादकों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक उपज देने वाली किस्म का उपयोग करना चाहिए। साथ ही किस्मों का चयन बाजार की मांग व लोकप्रियता के आधार पर करना चाहिए। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं।
सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कर्मठ सब्जी उत्पादक कृष्णा चौधरी से, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और नेनुआ के उत्पादन से जुड़े हैं। आइए उनसे ही जानते हैं नेनुआ के उत्पादन से जुड़े उनके अनुभव। हाँ, नेनुआ रोपते हैं, गोभी भी सब लगाते हैं और मतलब इसमें करीबन 1 बीघा में हम रोपे हुए हैं हालान। हाँ, नेनुआ का झींगी हो गया, कदुआ हो गया, ये सब मिला हुआ रहता है। इसमें करीबन 1 बीघा में हमको लागत लमसम लग गया है 25 से 30 हज़ार। हाँ, लागत यानी बांस, तार, जाल वो सब ले करके इतना लग गया है और करीबन 1 से 1.25 लाख तक के बिक्री अभी तक हो गया है, चल ही रहा है। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हैरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। आइए अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना नवीनतम तकनीकों के बारे में, ली जानकारी नवीनतम उपकरणों की, साथ ही साथ आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से और जाना अपने मंडी का भाव भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे गायों में प्रजनन संबंधी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। अपने भारत में या अपने प्रदेश में कहें, गाय एक मात्र ऐसा पशु है जिसकी हम पूजा करते हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, आम जन भी अपने घरों में रखते हैं, पालन पोषण करते हैं ताकि इससे दूध मिल सके। किसान के लिए उस वक्त सबसे बड़ी चिंता बढ़ जाती है या चिंता हो जाती है जब गाय गर्भधारण नहीं कर पाता है या किसी प्रकार की प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गाय में प्रजनन संबंधी समस्या और उसके समाधान के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर भावना। डॉक्टर भावना, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे सबसे पहले यही सवाल करता हूं कि जो हमारी बाछी है उसका किसान किस तरह देखभाल करें ताकि वह सही समय पे गर्भधारण के लिए तैयार हो जाए। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि गाय अच्छे प्रजनन दे सके उसके लिए जब वह बछड़ी ही है तभी उसका रखरखाव और उसका पूरा पालन जो है वो ऐसा रहना चाहिए ताकि उसके शारीरिक विकास अच्छा हो सके। उसके शारीरिक विकास के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम समय समय पर जो पेट के कीड़े रहते हैं उनके लिए उसको दवा दें, जिसको हम डीवर्मिंग करना बोलते हैं। दूसरा, उसको एक बैलेंस्ड राशन दें जिसमें हम उसको चोकर, चना सब मिला के और हरा चारा भी दें ताकि गाय का पेट भरा रह सके। और साथ में मिनरल मिक्सचर जो आता है मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए भी वो भी हम उसको
थोड़ा 30 ग्राम के करीब जो है बछड़ी के भार के हिसाब से उसको हम खिलाएंगे। बछड़ी को हम कैसे देखेंगे कि ये प्रजनन के लिए तैयार हो गई है? या तो बछड़ी का जो उम्र है वो 1.5 साल के करीब होनी चाहिए। 1.5 साल से पहले हम प्रजनन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे बछड़ी जो है वो हीट में आ भी जाए तो भी। दूसरा, बछड़ी का तकरीबन 250 से 280 किलो का जब वज़न हो जाता है या उसका शारीरिक विकास ऐसा रहता है कि उसका अच्छी सेहत रहे, ना वो बहुत कमज़ोरी में हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा भार हो उसका बहुत ज़्यादा, जैसे फैटी होती है तो बहुत ज़्यादा वैसा ना हो। डॉक्टर भावना, अभी आप आहार की बात कर रही थी तो मैं उसी में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि जब वो आहार ये सब दे रहे हैं जो मिनरल वगैरह वगैरह, तो उसका अंतराल क्या होना चाहिए, इसका संक्षेप में चाहूँगा। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये करता हूँ कि लक्षण उसके क्या दिखाई दें ताकि किसान जो है वो समझ जाए कि नहीं हमारी जो गाय है या बछड़ी है वो हीट के लिए तैयार है। जो आप अंतराल की बात कर रहे हैं उसमें ये है कि मिनरल मिक्सचर जो हमने बात की कि हम उसको 30 ग्राम के करीब देंगे, वो रोज़ाना देना है, उसमें कोई ब्रेक नहीं डालनी है। और उसको हम तकरीबन हम आगे उसको पूरा साल भी दे सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जानवर की जो शारीरिक विकास है वो कैसा है। वैसे भी जो हमारी मिट्टी रहती है, जो भी गाय का चारा रहता है, उसमें एक नहीं तो दूसरे किसी न किसी धातु की कमी रहती ही है। इसलिए बेहतर यही रहता है कि हम उसको हमेशा हर वक्त हर दिन उसको मिनरल मिक्सचर हम खिलाएं। जो आपका दूसरा सवाल है कि कैसे पशुपालक पहचानेगा कि गाय हीट में है, तो गाय जब हीट में आती है तो कुछ एक वो लक्षण शो करती है, दिखाती है। जैसे अगर गाय दुधारू है तो वो अपना दूध थोड़ा कम कर देगी जिस दिन गाय हीट में रहेगी। पहली चीज़, जो हमारी सभी गाय रहती हैं तकरीबन 18 से 23 दिन के बीच में वो हर बार एक साइकिल रिपीट करती हैं, हर बार हीट में आती है। डिपेंड करता है, अगर कोई विलायती गाय है तो वो तकरीबन 21 से 23 दिन पे हीट में आएगी, और अगर कोई देसी गाय है तो वो 18 से 20 दिन पे भी हीट पे आ सकती है। तो पहचानेंगे हम ऐसे कि पहला लक्षण है कि गाय के जो पीछे योनि रहती है वहाँ से एक म्यूकस जैसी कहिए या तरल पदार्थ जो है वो दिखाती है गाय। अगर गाय हीट में है तो वो तरल पदार्थ बाहर निकलेगा। अगर हम नहीं भी पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, तो अक्सर जब हम गाय को देखते हैं तो उसके पीछे के हिस्से पे, पीछे की टांगों पे, घुटनों पे या फिर उसकी पूंछ के साथ वो म्यूकस चिपकी रहती है, जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि गाय हीट में है। ये बहुत ज़रूरी है देखना कि गाय की जो म्यूकस निकलती है हीट के वक्त वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, पानी की तरह साफ़ एकदम, उसमें कोई गंदगी ना हो। अगर गंदगी है तो वो एक लक्षण है कि गाय की बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है। दूसरा जो सिम्टम शो करेगी गाय वो ये है कि अगर गाय अकेली है, किसी पशुपालक के पास सिर्फ एक गाय है, तो वो चिल्लाती है, रंभाती है। अगर 3-4 जानवर हैं, मान लीजिए एक से ज़्यादा जानवर रखे हैं किसी पशुपालक ने, तो जो गाय हीट में रहेगी वो दूसरी गायों पे चढ़ाई करने की कोशिश करेगी या दूसरी गायों को अलाउ करेगी कि वो उसके ऊपर चढ़ाई कर सकें, उनको चढ़ाई करने के लिए वो खड़ी रहेगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि प्रजनन संबंधी कौन कौन से कारण हैं और उसका निदान क्या है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि गाय में क्या क्या प्रजनन संबंधी क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो देखिए, जब हम पशुपालक की बात करें तो पशुपालक के लिहाज से या पशुपालक के पार्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मेन है उसमें कि पहली चीज़, अगर हम गाय को समय समय पर, जैसे मैंने बात की डीवर्मिंग करने की, अगर नहीं करते हैं तो गाय हीट में आएगी भी, हम एआई करेंगे भी, लेकिन गाय जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी या उसमें गर्भाधान नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी धातु की, किसी भी मिनरल की कमी है या विटामिन की कमी है अगर गाय में, तो उसकी वजह से भी गाय जो है बार बार हीट में आती है। हम उसको एआई करते हैं लेकिन उसमें गर्भाधान नहीं हो पाता है, इसीलिए मिनरल मिक्सचर हर रोज़ देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगर गाय को हम अच्छा चारा नहीं दे पा रहे हैं और गाय का पेट भर नहीं पा रहा है या गाय की मान लीजिए जो शारीरिक विकास है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, तो भी अगर गाय हीट में आती भी है तो भी वो गर्भाधान उसमें आने में समस्या होगी। चौथी चीज़ है कि पशुपालक
अपनी गाय की हीट जो है उसकी पहचान अच्छे से नहीं कर पाता है। तो समय समय पर जैसे हमें पता है कि गाय को 18 से 23 दिन के बीच में वो दोबारा से हीट में आती है, तो ध्यान रखें जैसे 18 या 20 दिन का समय बीत जाता है तो ध्यान रखें कि गाय हीट में आने वाली है। तो जैसे मैंने पहले बात की कि गाय क्या क्या लक्षण दिखाएगी, उन लक्षणों के लिए सतर्क रहें और उनकी पहचान अच्छे से करें। जितना अच्छा हम हीट डिटेक्शन कर पाएंगे, जितने अच्छे से हमें ये पता चलेगा कि गाय हीट में कब आ रही है, कितने टाइम पे आ रही है, उसी के हिसाब से हम उसका प्रजनन करवाएंगे, तो उसी वजह से वो अच्छा गर्भधारण कर पाएगी। डॉक्टर भावना आज कार्यक्रम में आई और विषय पर हमारे किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप
क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। अब बढ़ते हैं आगे, जहां एक और भेंटवार्ता कर रही है हमारा इंतजार, और इस भेंटवार्ता में अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे वर्षा ऋतु उपरांत पशु प्रबंधन के बारे में। नमस्कार, खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर जानकारी आप घर बैठे हासिल कर लेते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है वर्षा ऋतु उपरांत पशु प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट है वो है डॉक्टर रामकृष्ण राय, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान KVK गोपालगंज से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि वर्षा ऋतु उपरांत पशु प्रबंधन कैसे करें। सर्वप्रथम किसान भाइयों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। किसान भाई, वर्षा उपरांत जो है, अगर आपने पशुओं का कृमिनाशक दवा नहीं दिया है तो आप सर्वप्रथम कृमिनाशक दवा दें। इसके लिए अगर गाय गाभिन है तो आप फेनबेंडाजोल का इस्तेमाल करें, और अगर गाभिन नहीं है तो आप एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब इस समय हम जो है सो पशुओं में किलनी की समस्या भी देखते हैं, तो इसके लिए आप अमित्राज या जो और भी दवाएं हैं जैसे कि साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन, इसका इस्तेमाल करके किलनी से आप निजात पाएँ। और टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने टीकाकरण नहीं किया है तो आप पशुओं का टीकाकरण करें। जो बच्चे आपके जन्म लिए होंगे और 4 महीने से ज़्यादा के हो गए होंगे तो उनको बाछी अगर है तो आप उसको ब्रुसेलोसिस का टीका देंगे। और जो भी बच्चे, जो बछड़े बाछी जो भी है, जो 4 महीने के ऊपर के हैं और आपने टीकाकरण नहीं है तो उनका टीकाकरण करेंगे। और साथ ही साथ जो है आप इस समय चारे की समुचित प्रबंधन करें। रबी आ रही है और रबी के समय हम जो है सो खास करके बरसीम और जई की खेती करते हैं। तो आप बीज का उपाय कर लें कि बीज कहाँ से मिलेगी। बीज की गुणवत्ता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बरसीम की खेती कर रहे हैं तो आप राइजोबियम भी अपने साथ उपलब्ध करा लें कि राइजोबियम को लगाने से आपको यूरिया भी कम देना होगा और फसल की उत्पादन भी अच्छी होगी, जिससे आपको हरे चारे की प्राप्ति होगी।
सर, वर्षा ऋतु के उपरांत ये हरे चारे का हम लोग कैसे प्रबंधन करेंगे? वर्षा ऋतु के उपरांत जो है हरे चारे उपलब्ध होते हैं और किसान भाई अगर सही ढंग से देखें तो वो लोबिया वगैरह की फसल करके वर्षा ऋतु के समय हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही साथ जो कुछ ही समय के बाद हम लोग जो है बरसीम और जय लगाने जा रहे हैं, तो उसकी भी कटाव हो जाएगी 1-2 महीने के बाद। तो इस प्रकार से पशुओं को हरा चारा का उपलब्धता हो जाती है। और अगर हम नेपियर घास लगाते हैं तो हमें जो है उसके लिए साल भर हमें हरा चारा उपलब्ध होता है। तो किसान भाई नेपियर घास को लगाएं तो उनको वर्ष भर हरा चारा की सुगमता रहेगी। सर, बदलते मौसम में पशुओं का रख रखाव कैसे करें हम? तापमान में काफ़ी परिवर्तन होता है वर्षा ऋतु के बाद, क्योंकि जो ठंड थी थोड़ी बहुत और सर्दी मौसम आने वाली है, तो तापमान का फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण जो है पशुओं को स्ट्रेस यानी कि तनाव होता है। तो ऐसे में हम जो है सो पशुओं को सही आहार प्रबंधन करें, ऐसा आहार प्रबंधन करें जिससे यह जो स्ट्रेस है वो कम हो। इसके लिए हम उन्हें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, खास करके AB2, D3 के, और इसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हम जो है सो उनके पोषण में खनिज मिश्रण का मिलाएं। खनिज मिश्रण जो वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पशु का जो स्वास्थ्य रहता है वो ज़्यादा बेहतर होगा और पशु तनाव को अच्छी तरह से झेल पाएंगे। सर, आप हमारे पशुपालक भाई को वर्षा ऋतु उपरांत बहुत सारी पशुओं में होने वाले प्रबंधन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अब आप चलते चलते हमारे पशुपालक भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? पशु प्रबंधन के 4 आयाम हैं, जिसमें कि नस्ल, भोजन प्रबंधन, रोग प्रबंधन और समुचित प्रबंधन यानी कि देखभाल, आवास वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो इस प्रकार से हमारे पशुपालक जो है इन 4 आयामों पे अपना ध्यान देंगे तो वो अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। पशु स्वस्थ रहेगा तो उसकी उत्पादन बरकरार रहेगी, पोषण से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आवास प्रबंधन और देखभाल सही ढंग से रखें। जब भी कोई रोग हो तो तुरंत जो है वो पशु चिकित्सक से परामर्श लें और सही ढंग से दवा दें। अगर दवा से ठीक हो रहा है तो फिर जो है सही है, अगर नहीं तो फिर वो ध्यान दें कि किस प्रकार का रोग है, उसका सही ढंग से डायग्नोसिस हो और इलाज जो है सही हो। सर, आप हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी अच्छी सी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और भी जानकारियां नए विषय और नए विशेषज्ञों से करवाएंगे आपको रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।